Hello everyone, my name is Goldie Verma and today we will discuss about the nephrons. जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से मिलकर बना हुआ है। तो जिसमें हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था, दैट वाज द किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो किडनी की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि इसके पास एक कॉर्टेक्स रीजन होता है एंड देन द मेडुलरी रीजन होता है। देयर आर द मेडुलरी पिरामिड्स और मेडुलरी पिरामिड्स में एक ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज माइनर कैलिक्स, जिसे मैं इस वक्त ब्लैक पेन से दिखा रही हूँ। दैट इज माइनर कैलिक्स। आई थिंक आई हैव टू शो फ्रॉम द रेड पेन दैट minor calyx, then minor calyx will open into the major calyx and then pelvis and then opening into the ureter. जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी का फंक्शन आप जानते हो कि किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जब ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती है तो आज का हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है। यस, यू आर राइट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन्स। अच्छा बच्चे, आपको पता है आप एक तरीके से मिलेनियर हो। कैसे? आपके बोथ साइड में 2 किडनीज है, एज यू नो दैट, और इन किडनीज में आपको पता है आपके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, रुपए में ना सही बट नेफ्रॉन में तो है ही। हमारे पास हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स सिचुएटेड हैं? दे आर 1 मिलियन। अब आप सोचो, एक किडनी के अंदर अगर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं तो वो कितने छोटे होने चाहिए? यस, दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये कितने छोटे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इन्हें आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन होता कैसा है। तो जैसा आप इतना तो समझ चुके हैं कि जब किडनी की बात चलेगी तो उसकी इंपॉर्टेंट यूनिट कौन होगी? दैट इज नेफ्रॉन। जैसा कि लिखा हुआ है, नेफ्रॉन आर टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये 10th क्लास का या 11th का या नीट का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कौन होती है? वो होती है नेफ्रॉन। अच्छा, हर किडनी में कितने नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं? 10 लाख या 1 मिलियन। अभी ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं व्हाट आर दे। जब हम किडनी की नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपको मेन पार्ट दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये नेफ्रॉन है। इसे मैं अभी समझाती हूँ। इससे पहले हम नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स देखते हैं। नेफ्रॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल से मिलकर नेफ्रॉन बना हुआ है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि आपको एक ये येलो कप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये दिस वन, ये येलो कप जैसी स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमन कैप्सूल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका ट्यूब्यूलर पार्ट पढ़ाती हूँ, फिर इसका मैं आपको ग्लोमेरुलर पार्ट पढ़ाती हूँ। तो जब हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं, देखो कितनी सुंदर स्ट्रक्चर है। ये आपकी किडनी है, ये आपका मेडुलरी पिरामिड है। इफ यू रिमेंबर, ये आपका मेडुलरी पिरामिड। इस मेडुलरी पिरामिड में सिचुएटेड होते हैं आपके नेफ्रॉन्स। किस तरीके से? इस तरीके से। लेट्स हैव अ लुक दिस वे। दिस इज द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का नंबर मैंने आपको कितना बताया? 10 लाख बताया। 10 लाख का मतलब ईच किडनी कैरी 10 लाख नेफ्रॉन्स। ओके, तो अभी मैं आपको सिंगल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ओके, देखो स्ट्रक्चर आपको जब पढ़नी है तो आपको पढ़ना है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर एंड सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। जब हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो इसके 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड 4। इन पार्ट्स को हम पढ़ते हैं। देखिए, आप ऐसे इमेजिन करो, आपने एक लाइक स्पंज जैसी स्ट्रक्चर ली है, लाइक बलून जैसा स्ट्रक्चर लिया है, और उस बलून में ऐसे आपने अपने फीस्ट को फिट कर दिया है। ऐसे गड्ढा हो जाएगा, उसमें एक पिट बन जाएगा, तो एक कप जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे बोलते हैं बोमन कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं हम? बोमन कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जिसमें ओपन होता है, बोमन्स कैप्सूल जिसमें ओपन होता है, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज PCT। दैट इज PCT। PCT means convoluted tubule. PCT means proximal convoluted tubule.
Proximal means pass, nearby, and distal means दूर from the Bowman capsule. This is the Henle loop. फिर PCT ओपन होती है किसमें? Henle loop में. PCT किसमें ओपन होगी? Henle loop में. This is the Henle loop. इस तरीके से. और फिर आता है आपका DCT. DCT भी कैसा होता है? कॉन्वुलेटेड होता है. कॉन्वुलेटेड मतलब कॉइल्ड होना. और क्योंकि ये बोमन कैप्सूल से डिस्टल है, दूर है, इसलिए इसका नाम DCT. तो आपको इतना तो समझ में आया होगा. PCT क्या है? PCT. P फॉर प्रॉक्सिमल, C फॉर कॉन्वुलेटेड, यानी इस तरह से कॉइल्ड होना, एंड T फॉर ट्यूब्यूल. जब मैं आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है, एक तरीके से फिल्टर करना. तो जब फिल्ट्रेशन होता है तो आपको पता है फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन भी होना जरूरी होता है. ये सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि जब रीएब्जॉर्प्शन होता होगा तो इस पार्ट से सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है. इसको अभी के लिए लर्न कर लीजिए. PCT से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. इसीलिए यहाँ की जो सेल्स होती है वो एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, दैट इज ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल. ये अभी हम थोड़ा सा चलते हैं एनिमल टिश्यू पर. एनिमल टिश्यू अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहूंगी कि व्हाट इज एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू 4 टाइप का बना होता है, 4 टाइप का. एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज connective tissue, third is muscular tissue, or fourth is nervous tissue. If you remember, then it is good. Otherwise, you have to understand that epithelial tissue चार तरीके के टिश्यूज यानी 4 तरीके की सेल्स मिलती है. एपिथेलियल टिश्यू को बनाने के लिए यहाँ 4 टाइप ऑफ सेल्स मिलती है. पहली होती है स्क्वेमस. स्क्वेमस क्या होती है? जो कि शेप में कैसी होती है? रेक्टेंगुलर, ऐसी, इस तरीके की. मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ. जब हम एपिथेलियल, मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा रही हूँ ताकि आप एपिथेलियल टिश्यू के बारे में समझ सके, जिससे कि आप अपने आप को अपना माइंड सेट कर सके कि आपको नेफ्रॉन की हर एक स्ट्रक्चर की लेयर पता हो. ठीक है, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसकी 4 तरीके की 4 टाइप की सेल्स होती है. अगर ऐसी क्यूबॉइडल ऐसी रेक्टेंगुलर टाइप की सेल्स है तो उसे बोलते हैं स्क्वेमस. ओके. अगर यही सेल्स क्यूबॉइडल शेप की है, जो कि एब्जॉर्प्शन जहां होता है जनरली क्यूबॉइडल मिलती है. क्यूबॉइडल जहां सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन होता है उस जगह आपको कौन सी टाइप की सेल्स मिलती है? क्यूबॉइडल मिलती है. तो क्यूबॉइडल, ठीक है. और अगर यही शेप आपको मिलने लगे, दैट ऐसी elongated सेल टाइप, दैट इज नोन एज कॉलुमनर. दैट इज नोन एज कॉलुमनर. ओके. अब एक पॉइंट आता है, अगर क्यूबॉइडल पर इस तरीके से आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो, इस तरीके से सेल के ही प्रोजेक्शन है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम. लाइक these are the cilia. These are the cilia means hair like projections, and these are the finger like projection जो कि सेल का ही प्रोजेक्टेड पार्ट है, आउटग्रोथ है. उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर. इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर. तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ मिलेंगे? देखो, क्यूबॉइडल का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन को ज्यादा से ज्यादा करना, और ब्रश बॉर्डर का होना यानी उसके सरफेस एरिया को और ज्यादा बढ़ा देना. तो इसको लर्न करना सबसे आसान है. अगर आप इसका फंक्शन समझ गए हैं तो आप इसको आसानी से सिचुएटेड कर सकते हैं, दैट दे आर फाउंड इन दैट area like PCT. PCT are surrounded by the brush border cuboidal cells. brush border cuboidal cells क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन इन्हें ज्यादा से ज्यादा करना है. तो हर तरीके से ये अपना सरफेस एरिया भी बढ़ाना चाहती है, और क्यूबॉइडल सेल्स जो कि काम ही एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इनको यहाँ होना, सिचुएटेड होना जरूरी है. अब मैं बोमन कैप्सूल की आपसे बात करूं तो बोमन कैप्सूल क्या करने वाला है? फिल्टर करने वाला है. मेन बोमन कैप्सूल का काम होता है फिल्टर करना, इसलिए यहाँ पर सिंपल सेल्स मिलती है, दैट दे आर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस जहां भी मिलता है, याद रखिएगा, स्क्वेमस जहां भी मिलता है उसका काम होता है फिल्टर करना. जैसे अगर आपके ब्लड की मैं बात करूं, ब्लड कैपिलरीज की बात करूं, तो उसमें आपको कौन सी लेयर मिलेगी? स्क्वेमस मिलेगी. क्यों? क्योंकि वहां से फिल्ट्रेशन होता रहता है. तो फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? यहाँ. तो इस पार्ट में फिल्ट्रेशन होना है तो यहाँ कौन सी सेल्स मिलेंगी? स्क्वेमस मिलेगी. इसमें सबसे PCT में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना है, इसलिए इस पार्ट में कैसी सेल्स मिलेंगी? इस पार्ट में मिलेंगी आपको क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर वाली. याद रखिएगा, ब्रश बॉर्डर आपको यही मिलती है बस PCT में.
फिर इसके बाद आता है हेनले लूप। हेनले लूप का भी बहुत सारा काम वाटर से ही रिलेटेड होता है, तो वाटर का आना जाना या फिर आयंस का आना जाना, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी लेयर मिलती है, स्क्वेमस मिलती है। यहाँ पर भी कौन सी एपिथेलियम मिलती है, स्क्वेमस। अब मैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड की बात करूँ तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड यानी ये दिस वन, डिस्टल कॉन्वुलेटेड एक ऐसा पार्ट है जो चेकिंग सिस्टम जैसा होता है, वो चेक करता है कि क्या सब काम सही से हुआ है, इन तीनों पार्ट ने काम सही से किया, अगर नहीं किया है तो आई हैव टू डू। बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए देन डीसीटी की सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है तो ये नॉर्मल रहने देता है। तो इसका मतलब यहाँ एब्जॉर्प्शन इन इमरजेंसी सिचुएशंस में ही होता है, इसलिए यहाँ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स मिलती है। कैसी सेल्स मिलती है, क्यूबॉइडल तो मिलेंगे लेकिन ब्रश बॉर्डर वाली नहीं मिलती है। कैसी मिलती है, सिंपल क्यूबॉइडल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसके कैपिलरी नेटवर्क पर चलते हैं, दैट मीन्स इसका ग्लोमेरुलर पार्ट पर चलते हैं। ग्लोमेरुलर पार्ट आपको क्या सिखाता है, ग्लोमेरुलर पार्ट में हम सीखेंगे कि ग्लोमेरुलर पार्ट एक तरीके से क्या है, कैपिलरीज का बना हुआ है। कैसे, आप देखिए ये आपकी किडनी है, किडनी में आपको पता है रीनल आर्टरी आने वाली है। जब रीनल आर्टरी एंटर करती है तो कोई भी आर्टरी जब एंटर करती है तो आर्टरियोल में डिवाइड हो जाती है, और आर्टरियोल में डिवाइड होकर वो पर्टिकुलर, अच्छा आर्टरी का काम क्या होता है आपको पता होगा। आर्टरी जब हार्ट से आ रही है तो वो आपको क्या देने आ रही है, ऑक्सीजन देने आ रही है, ये ऑक्सीजन लेकर आई है। लेकिन किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है फिल्टर करना। किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो ये ब्लड किससे ले रहा है, इस आर्टरियोल से ले रहा है। तो ये आर्टरियोल जब अंदर आती हैं, दैट इज दे आर द पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड, और मेडुलरी पिरामिड में ही कौन है, आपके नेफ्रॉन है ना। तो जब ये इस तरीके से एंटर कर रही हैं इस नेफ्रॉन के थ्रू, यहाँ जाना चाहती है, तो ये नेफ्रॉन में एंट्री लेती है इस तरीके से। देखो ये आपका बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये आपका हेनले लूप, देन डीसीटी और देन कलेक्टिंग डक्ट। जब आपकी आर्टरियोल एंटर कर रही हैं तो आर्टरियोल क्या करती हैं, एंटर करती हैं किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये आर्टरियोल अंदर एंटर लेना चाह रही है किसके, ये आपका बोमन कैप्सूल है जो मैंने ब्लू कलर से बना रही हूँ, दिस इज बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर जब ये एंट्री लेती हैं तो इस पार्ट को कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल, इसे बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। अब क्या होता है, एफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड एंटर कर गया, ठीक है, ब्लड एंटर कर गया। अब ब्लड जब एंटर करता है इस तरीके से तो ये और छोटी छोटी आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है, ऐसे कैपिलरीज बना लेती है। ये क्या बना लेती है, अपनी कैपिलरीज बना लेती है, और फिर अल्टीमेटली फिर से ओपन हो जाती है आउटसाइड में। जब ये ओपन होती है, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ ये ब्लड किस में वो वॉक कर रहा है, एफेरेंट आर्टरियोल में कर रहा है, लेकिन यहाँ से क्या चला गया है, कुछ पार्ट्स इसमें फिल्टर हो जाते हैं, ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर हो जाता है। हम इसकी फंक्शनल यूनिट में समझेंगे, फंक्शनल स्लाइड्स में समझेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि ब्लड यहाँ से फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में चला जाता है, और बोमन कैप्सूल से अल्टीमेटली इसे किस में जाना है, पीसीटी में जाना है, और पीसीटी से इसे हेनले लूप में, हेनले लूप से ये डीसीटी में जाएगा, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। 1 सेकेंड, ओके। बट इस दौरान जब ये फिल्टर हुआ और ये ब्लड वापस गया, आर्टरियोल को अचानक याद आया, अरे मैं किस काम से आई थी, मैं ब्लड को फिल्टर करवाने तो नहीं आई थी। आर्टरी का काम तो एक्चुअली में होता क्या है, ऑक्सीजन देना होता है। वो कहती है ओहो मैंने ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं है, ऑक्सीजन देना तो मैं भूल ही गई हूँ। तो फिर क्या होता है, ये सेल्स वापस में, ये वापस क्या बन जाती है, आर्टरी बन जाती है। जबकि आपने हमेशा सीखा होगा, जब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आपने क्या सीखा है, आर्टरी जैसी ऑर्गन को ब्लड ऑक्सीजन दे देती हैं, उसके बाद यही आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वीन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फिर वीन से इस तरीके से वीन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये हार्ट के अंदर एंटर करती है। ये आपने पढ़ा होगा, आई होप सो। नहीं पढ़ा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैं पढ़ाऊंगी तब आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको याद रखना है एक स्टेटमेंट कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आर्टरी हमेशा वेन में कन्वर्ट नहीं होती है। ऑलवेज वर्ड गलत होता है, ऑलवेज कुछ भी नहीं होता। आर्टरी ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू वेन, रॉन्ग। देखो इसका एग्जांपल किडनी में है, किडनी में आर्टरियोल आई, आर्टरी आई, आर्टरी ने अपना ब्लड दिया, वो फिर से डिवाइड होकर फिर से केस में कन्वर्ट हो गई आर्टरी में, लेकिन इस आर्टरी का नाम हम क्या देते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल। इसका नाम हम देते हैं इफेरेंट आर्टरियोल, ओके। इफेरेंट आर्टरियोल
अब एफिरेंट आर्ट्रियोल को याद आता है कि भैया मुझे तो ऑक्सीजन देनी थी, याद आता है, एक सिखाने का तरीका है सिर्फ, इसका मतलब यही नहीं है वाकई में भूल जाती है, इनका एक फंक्शन करने का तरीका होता है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, अपने आप को चारों तरफ किसके फैला देती हैं, दैट ट्यूबुलर पार्ट के, ये अपने आप को किसके सराउंडिंग में स्प्रेड करना शुरू कर देती हैं, ये अपने आप को स्प्रेड करती हैं ट्यूबुलर पार्ट के, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। जब ये इस तरीके से सराउंडिंग करती है तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, इसे क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। और जो ये पार्ट बीच में बना हुआ है, ये जो कैपिलरीज बनी है, ठीक है, ये कैपिलरीज जो बनी है इन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलर, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर। और ग्लोमेरुलर और बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलर और बोमन कैप्सूल मिलकर जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलर एंड बोमन्स कैप्सूल मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। आई होप आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। मैं एक छोटा सा रिकॉल करती हूँ जिसकी वजह से आपको ये फिर से समझ में आ सके। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने एक्चुअली में पढ़ा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन जो कि किस में सिचुएटेड होते हैं, मैं आपको एक छोटा ओवरव्यू दे रही हूँ। नेफ्रॉन जो कि किस में सिचुएटेड होते हैं, नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं किडनी में, किडनी के मेडुलरी पिरामिड में। और इसकी स्ट्रक्चर देखो हमेशा याद रखिएगा, बोमन कैप्सूल, देन पीसीटी, देन हेनले लूप, देन डीसीटी और देन कलेक्टिंग डक्ट। जब मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताती हूँ तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलर, एक होता है, बोलो, यस करेक्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बोमन कैप्सूल, सेकेंड पार्ट होता है पीसीटी, थर्ड पार्ट होता है हेनले लूप और फोर्थ पार्ट होता है डीसीटी। डीसीटी और पीसीटी में याद रखना है दोनों में क्यूबॉइडल ही होती हैं सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, क्यूबॉइडल। बट इसमें क्यूबॉइडल के आगे क्या लगाना है, ब्रश। ऐसे याद रखो कि अगर ब्लड को फिल्टर होकर आना है तो पहले ब्रश करके आना पड़ेगा, पहले ब्रश करके आओ तब आगे आना तुम, ठीक है। तो डीसीटी में ब्रश बॉर्डर ना होके सिर्फ क्यूबॉइडल होती है, यहाँ पर क्यूबॉइडल तो होती है लेकिन साथ में कैसी होती है, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर में कंफ्यूज मत होना। फिर बोमन कैप्सूल की बात करें तो यह सिंपल स्क्वैमस होती है ऐसे। अगर हेनले लूप की बात करें तो यहाँ भी सिंपल स्क्वैमस होती है, कुछ ऐसा रटने वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर की। ग्लोमेरुलर जो कि क्या होता है, कैपिलरीज का फॉर्मेशन से बनता है। कैपिलरीज मैंने आपको समझाया, ये आने वाली जो होती है उसको एफेरेंट कहते हैं। ये यहाँ पे डिवाइड हो जाती है और फिर से इफेरेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इफेरेंट फिर से पूरी नेफ्रॉन के सराउंडिंग में मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। ये वाला नेटवर्क कहलाता है ग्लोमेरुलर, जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर होता है, ग्लोमेरुलर। और ग्लोमेरुलर और बोमन कैप्सूल को मिलाकर हम क्या कहते हैं, यस करेक्ट, मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो वही मेरी फर्स्ट स्लाइड में मेंशन था that it has two main parts, Malpighian body and the renal tubule. Malpighian body किस किस से मिलकर बना हुआ है, ग्लोमेरुलस से। The glomerulus of the Malpighian capsule is involved in the ultrafiltration of the blood. This we will discuss in the another video. Thanks for watching my video. बने रहिए मेरे साथ और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।